अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में कोई इशू है? लास्ट लेक्चर अगर आपने पढ़ा है उसमें कोई आपको मसला? नो मैम। प्रीवियस अभी तक जितना भी कोर्स पढ़ा है उसमें से कोई इशू है मैम किस्म का? वो आप तो स्टफ डिस्कस कर किधर सकते अपलोड हैं। करती हैं? वो कुछ चीज़ें भी मिल ही नहीं थी रही स्लाइड्स, पिछली स्लाइड्स में, उससे पिछली स्लाइड्स में। रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था रिक्वायरमेंट। हम पहले हमने डिफरेंट मॉडल सॉफ्टवेयर प्रोसेस, हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टार्ट की, इनिशियल इंट्रोडक्शन। देन हमने डिफरेंट प्रोसेसेस के सॉफ्टवेयर बनाने के डिफरेंट प्रोसेस मॉडल कौन से हम फॉलो कर सकते हैं। कुछ ट्रेडिशनल होते हैं जिनमें से हम कुछ टाइप्स देखी, कुछ अजाइल डेवलपमेंट में हमने कुछ प्रोसेस मॉडल देखे जिनमें से स्क्रम और एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग हमने देखा था। उसके बाद हमने कहा कि हम अब जो डेवलपमेंट प्रोसेस जितने भी होते हैं वो उनमें कुछ फेजेस होती हैं, जैसे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग होगी, सब में प्लानिंग होगी, इम्प्लीमेंटेशन होगी, देन उसके बाद आपकी टेस्टिंग होती है, डिप्लॉयमेंट होती है। ये सब में एग्जिस्ट करते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, हमने कहा कि हम हर फेज को कंप्लीटली हम एक एक फेज को अंदर से जाके पढ़ेंगे कि हर फेज कैसे करनी चाहिए। रिक्वायरमेंट अगर गैदर करनी है तो किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए रिक्वायरमेंट किस तरह से गैदर करनी चाहिए, डिजाइन किस तरह बनाना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी चाहिए, डिप्लॉयमेंट कैसे होनी चाहिए, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की जो फेज है वो हमने स्टार्ट की थी लास्ट लेक्चर में। हमने कहा कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का क्या मतलब है, रिक्वायरमेंट को जो गैदर करने का प्रोसेस है उसको सिस्टमेटिक वे में करना है। अब वो सिस्टमेटिक वे किया है, हमने कहा कि ये 7 टास्क हैं। इन टास्क के साथ हम अगर रिक्वायरमेंट इसके थ्रू गैदर करेंगे तो वो रिक्वायरमेंट हमारी कंसिस्टेंट होंगी, कंफ्लिक्ट नहीं होंगे, रिक्वायरमेंट में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, अनएम्बिगियस होंगी रिक्वायरमेंट्स, क्लैरिटी होगी। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। अब वो 7 स्टेजेस कौन कौन सी थी जिनके थ्रू हमने रिक्वायरमेंट्स, फर्स्ट इंसेप्शन, एलिसिटेशन, एलैबोरेशन, नेगोशिएशन, स्पेसिफिकेशन, वैलिडेशन एंड रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। हमने देखा कि इन सारी स्टेप्स में होता क्या क्या है। मैंने जर्नल आपको एक ओवरव्यू दिया था कि इन स्टेप्स में क्या होता है। देन उसके बाद हमने डिटेल उसको किया कि इंसेप्शन वाली जो फेज है उसकी डिटेल की थी। आज हम नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे। अब इंसेप्शन क्या था? इंसेप्शन मेनली क्या है कि हमने 3 सेटअप क्वेश्चन है। हम स्टेक होल्डर से हाउ नाउ करते हैं, स्टेक होल्डर्स क्या चाह रहे हैं, क्या बनवाना चाह रहे हैं, कौन बनवा रहा है, यूजर कौन है, इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है बनने वाले सोल्यूशन के। ये सारी चीजें हम इस स्टेज पे फाइनलाइज कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं हमारा सिस्टम जो हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे वो यूज कहाँ पे होना है, किसने यूज करना है, कौन किन की बातों की ज्यादा वैल्यू। फॉर एग्जांपल कौन की स्टेक होल्डर्स हैं आपके, कौन किन लोगों से आपको रिक्वायरमेंट गैदर करनी चाहिए। ये सारी चीजें हम इस स्टेज पे, इंसेप्शन की स्टेज पे देख रहे होते हैं। इनको देखने के लिए हमने कहा कि 3 सेटअप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट सेटअप क्वेश्चन जो था, 3 सेटअप क्वेश्चन हमने पूछने हैं। फर्स्ट में जो कि कस्टमर, स्टेक होल्डर्स और गोल और बेनिफिट्स को देखता है। सेकंड सेटअप क्वेश्चन है जो कि लिटिल मोर अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए, लाइक आप रिपोर्ट किस तरह की चाह रहे हो, आप यहाँ पे भी आप स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं फाइंड आउट कर रहे हो, जस्ट एक जनरल ओवरव्यू ले रहे हो। उसके बाद थर्ड सेटअप फाइनल सेटअप क्वेश्चन था जिसमें कम्युनिकेशन प्रोसेस की इफेक्टिवनेस देख रहे हो कि कौन सा मेथड जो आप फॉलो कर, आप ये कहो कि अगर कम्युनिकेशन मैं जो जिन लोगों से आप जाके कम्युनिकेट करते हो आप उनसे पूछते हो कि क्या आपके, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बंदा आता है, आपकी क्लास का कोई स्टूडेंट आता है, स्टूडेंट आके मुझे कहता है कि मैम आज की क्लास जो है ना वो हमने नहीं लेनी, जहाँ फॉर एग्जांपल आज हमारी क्लास डबल ले लें, 3 आवर्स की, हमने थर्सडे वाली क्लास नहीं लेनी। तो मैं उससे पूछूंगी, ये हमारी क्लास ने डिसाइड किया है, मैं उससे पूछूंगी कि क्या आपकी ये बात ऑफिशियल है, मीन्स क्या आप
वर्ड्स जो हैं वो पूरी क्लास के वर्ड्स हैं। आप ऐसे इसी तरह अगर आप कोई रिक्वायरमेंट गैदर करने के लिए किसी बंदे से इंफॉर्मेशन ले रहे हो तो आप उसको क्या जो रिक्वायरमेंट आप बता रहे हो जो चीज़ें ये वर्ड जो हैं ये पूरी कंपनी में हर बंदे की सेम वांट्स हैं, सेम नीड्स हैं, कुछ उसमें कंट्राडिक्शन तो नहीं है। आप ऑफिशियल बंदे हो इस काम के लिए। फॉर एग्जांपल एचआर के बंदे से आपने इंफॉर्मेशन गेट करनी है। आप यहाँ पे एग्जाम वाले किसी बंदे से एचआर की रिक्वायरमेंट गेट कर रहे हो। तो वो एग्जाम का बंदा बेशक है ऑफिशियल लेकिन वो रिक्वायरमेंट वो पर्टिकुलर चीज के लिए वो ऑफिशियल बंदा नहीं है। इस स्टेज पे आप इस तरह के रिक्वायरमेंट वो कर रहे होते हो। इंसेप्शन की स्टेज में आप हाउ नाउ ले रहे होते हो। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो इसमें अगर कोई क्यूरी है तो वो पूछ लें, नहीं तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। मैम ये जो अगली आपने हमारी कहा स्टेज है, है सेकंड, एलिसिटेशन। एलिसिटेशन का क्या मीनिंग है? मतलब है उगलवाना। एलिसिटेशन को अगर वर्ड हम देखें तो इसका मतलब है उगलवाना। उगलवाना आपने क्लाइंट के माइंड से निकलवाना है कि वो क्या चाह रहा है। जैसे मैंने आपको डायग्राम एक दिखाई थी उसमें मैंने आपको बताया कि क्लाइंट जो ग्रीन आपको ट्री आपकी की आवाज एग्जांपल कट रही दिखाई है। थी कि उसके ज़हन में कोई और चीज़ थी, वो बना को रिक्वायरमेंट इंजीनियर ने इसको कुछ और बताया, एनालिस्ट ने उसे इम्प्लीमेंट कुछ और करा। एनालिस्ट इसी तरह जब आप क्लाइंट को पता ही नहीं होता, अगर उसे पता है तो उस केस में वो क्लियर नहीं होता। वो जो बता रहा है वो एक्चुअली अपने माइंड के अंदर जो चीज होती है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता, आप उसे परसीव कुछ और एंगल से कर लेते हो। ये सारी रिक्वायरमेंट के प्रॉब्लम्स होते हैं। हमने ये पढ़े थे कि रिक्वायरमेंट में क्या क्या इश्यूज आते हैं, कि मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, एम्बिगियस रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्लाइंट कह कुछ और रहा होता है, अंडरस्टैंड जो रिक्वायरमेंट इंजीनियर अंडरस्टैंड कुछ और कर रहा होता है। शौक होता है कि आप डायरेक्ट कोडिंग स्टार्ट कर देते हो, आप रिक्वायरमेंट को फाइनलाइज ही नहीं करते। ये सारे इशू यहाँ पे जब आपने एज ए रिक्वायरमेंट इलिसिट का क्या मतलब है कि जो क्लाइंट के माइंड में है एक चीज जो आपने बनानी है, आपने किसी यूजर को फैसिलिटेट करने के लिए कोई काम करना है। तो अगर आप उसकी एक्चुअल नीड्स को फैसिलिटेट नहीं करोगे तो वो कभी भी सक्सेसफुल प्रोडक्ट नहीं होगी। आपका सॉफ्टवेयर उसकी एक्चुअल नीड को रिप्रेजेंट करता हो। अब एक्चुअल उसकी नीड्स क्या है ये फाइंड आउट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायरमेंट है। अब वो कैसे करनी है वो वो आपको 100 स्टेशन टेक्निक्स कंडीशन। अच्छा, सबसे पहले प्रॉब्लम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम ऑफ वोलेटिलिटी। 3 वजह से रिक्वायरमेंट को इलिसिट करना मुश्किल होता है। अब वो 3 वजह क्या है? स्कोप की, अंडरस्टैंडिंग की, वोलेटिलिटी की। स्कोप क्या है? मेनली स्कोप होता क्या है? मैं अगर आपसे कहती हूँ कि आप अपने प्रोजेक्ट का स्कोप बताएं, तो स्कोप में आपने क्या करना है? स्कोप डिफाइन करें। या आपसे कहा जाता है जैसे अगर आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपसे कहा जाता है आप अपना स्कोप रीडिफाइन कर लें। स्कोप में कौन सी चीजें आपके प्रोजेक्ट का पार्ट है और कौन सी चीजें आपकी प्रोजेक्ट का पार्ट है, मतलब आप एक बाउंड्री डिफाइन कर लेते हो। हमारा मोस्टली क्या होते हैं, सारे सिस्टम इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूंगी तो एग्जाम का सिस्टम, उसके अलावा जैसे एग्जाम है उसके अकाउंट्स है, एचआर है, ये सारे सिस्टम एक दूसरे से लिंक है। ये इंफॉर्मेशन एक दूसरे से ले रहे हैं, डाटा दे भी रहे हैं, ले भी रहे हैं, सो ऑन, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे अगर मैं कोई रजिस्ट्रेशन, फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आप ऑटोमेट कर रहे हो, तो आप बाउंड्री स्कोप आपका क्या है? आप ओआरजी के अंदर एक सब प्रोसेस है उसका एक छोटा सा मॉड्यूल है जिसको ओआरजी और भी तो बहुत से काम करती होगी, उसमें से एक काम है
रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन उसमें से एक छोटा सा मॉड्यूल आप वो कर रहे हो, ऑटोमेट कर रहे हो। अब आपने बाउंड्री डिफाइन कर लेनी है कि इतना जो काम है वो मेरे टास्क मेरे उसके अंदर है, मेरी बाउंड्रीज में शामिल है, मीन्स मेरे स्कोप में शामिल है, और ये वो चीजें हैं जो मेरे स्कोप में शामिल नहीं है। फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है, इसको बाहर से कोई लोग डाटा दे रहे होंगे, कुछ ले रहे होंगे, तो आप टोटल सारे सिस्टम को ऑटोमेट नहीं कर रहे होते, सारी यूनिवर्सिटी को हम एट ए टाइम ऑटोमेट नहीं कर रहे, हम उसके कुछ पोर्शन को कर रहे होते हैं। जो भी चीजें, जो रिक्वायरमेंट जो आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, वो आपका स्कोप का हिस्सा होती हैं। आप बाउंड्रीज डिफाइन करो, एक्सप्लिसिटली कहो कि ये चीजें मेरे स्कोप का पार्ट है और ये चीजें हम नहीं करेंगे, ये चीजें हम नहीं करने जा रहे, ये बाउंड्रीज डिफाइन होना करना होता है, ताकि बाद में कोई आपको ये ना कह सके कि आपने जो बनाया है ये चीज नहीं है उसमें, तो आप कहते हो ये हमारे स्कोप के अंदर शामिल नहीं थी, ये रिक्वायरमेंट हम नहीं करने जा रहे। स्कोप का ये मसला होता है कि स्कोप डिफाइन नहीं किया जाता, बाउंड्री क्लियरली डिफाइन नहीं की जाती रिक्वायर एट द स्टार्ट। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, अंडरस्टैंडिंग की, अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज वांटेड, व्हाट द प्रॉब्लम डोमेन इज एंड व्हाट द कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट कैन हैंडल। अंडरस्टैंडिंग का मसला होता है कंप्यूटर क्या क्या बना सकता है, क्या कर सकता है, क्या चाहिए, ये सारी चीजें क्या क्लाइंट चाह रहा है, मोस्टली ये भी उसे पता नहीं होता। अगर उसे पता है तो वो बता नहीं पाता क्या वो चाह रहा है। और इसके अलावा कंप्यूटर एनवायरनमेंट क्या हैंडल कर, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, कुछ चीजें ऑब्वियस समझ के ये अंडरस्टूड सी बात है, वो ओमिट कर दी जाती हैं, इग्नोर कर दी जाती हैं, लिखी नहीं जाती, तो वो आपकी उसकी वजह से भी मसले आ जाते हैं, रिक्वायरमेंट इलिसिट करना मुश्किल होता है। आप कुछ चीजों को इतना छोटा, इतना लाइट लेते हो, आप कहते हो कि ये अंडरस्टूड सी बात है, तो उसमें वो चीजें नेग्लेक्ट हो जाती हैं। प्रॉब्लम ऑफ वोलेटिलिटी, वोलेटाइल का क्या मतलब होता है, जो चेंज होता रहता है। तो वोलेटिलिटी, वोलेटाइल रिक्वायरमेंट अगर मैं वर्ड यूज कर रही हूँ, ये एक टॉपिक है जिस पे बहुत ज्यादा रिसर्च हुई भी है और हो भी रही है। वोलेटाइल रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट चेंज होती हैं, तो इनको कैसे हैंडल किया जाए, ये एक काफी अच्छा टॉपिक होता है। प्रॉब्लम ऑफ वोलेटिलिटी, क्योंकि रिक्वायरमेंट हमेशा चेंज होती है, रिक्वायरमेंट ने चेंज हर सूरत में होना है, तो इस रीजन की वजह से भी रिक्वायरमेंट एनालिसिस करना मुश्किल होता है। क्यों स्कोप डिफाइन नहीं किया जाता, लिमिट्स डिफाइन नहीं की, बाउंड्रीज नहीं बनाई जाती, टेक्निकल डिटेल में चले जाते हैं, स्टार्ट में बाउंड्री डिफाइन ही नहीं की जाती कि कौन सी चीजें हमारे सिस्टम का पार्ट है, कौन सी चीजें नहीं पार्ट। दूसरी बात, अंडरस्टैंडिंग जो होती है, डिफरेंट लोग डिफरेंट इंटरप्रिटेशन करते हैं, क्लाइंट को खुद भी नहीं पता होता क्या चाह रहा होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि कुछ चीजों को ऑब्वियस समझ के ओमिट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, और मींस अंडरस्टूड सी बात है, क्लाइंट समझेगा कि ये अंडरस्टूड सी बात है, ये तो होनी है सिस्टम में, वो एक्सप्लिसिटली कहता नहीं, आप वो डालते नहीं हो, ऐड नहीं करते, तो वो प्रोडक्ट तो अनसक्सेसफुल हो गई, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हुआ। थर्ड प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा चेंज होती रहती है, वोलेटाइल होती हैं, जिसकी वजह से रिक्वायरमेंट एलिसिट करना मुश्किल होता है। हम रिक्वायरमेंट एलिसिट करने की दो टेक्निक पढ़ेंगे, कोलैबोरेटिव रिक्वायरमेंट गैदरिंग और क्वालिटी फंक्शनल डिप्लॉयमेंट। collaborative requirement gathering and quality function deployment। collaborative requirement gathering क्या है, जैसे collaborative वर्ड है उससे ही आपको पता चल जाएगा। collaborative का क्या मतलब है, collaborative requirement गैदर, आप ने एक प्रोडक्ट बनानी है, आप जितने भी उसके स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे मैंने कहा स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई की जाते हैं, फिर उनसे रिक्वायरमेंट, यहाँ पे जैसे एचआर से रिक्वायरमेंट लेनी है, आप स्टूडेंट से, कैंडिडेट से, मैनेजमेंट से, किन किन लोगों से रिक्वायरमेंट लेनी है, उनके रिप्रेजेंटेटिव आप आइडेंटिफाई कर लेते हो। उसके बाद आप सबको एट द सेम टाइम एक हॉल में बुला लेते हो, या फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि यहाँ लैब में मैंने बुला लिया सबको, लैब में बुला के आप उन्हें बैठा लेते हो, फिर कोलैबोरेटिव रिक्वायरमेंट गैदर की जाती है, हर पर्सन एक मीटिंग की जाती है जिसमें एक एजेंडा पहले डिफाइन होता है।
अच्छा, एक तो एजेंडा सेट होता है मीटिंग का कि ये फॉर एग्जांपल अगर एक बड़ा सिस्टम है तो मैं कहती हूँ कि आज की जो हमारी मीटिंग है, ये जो आज की क्लास हो रही है, इसमें हमने जो स्टूडेंट है उनकी सारी रिक्वायरमेंट फाइनलाइज कर लेनी है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम जो फैकल्टी होगी उनकी रिक्वायरमेंट नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट मीटिंग जो है, नेक्स्ट मीटिंग में हम जो हमारे पास वो होते हैं फैकल्टी की रिक्वायरमेंट गैदर कर लेंगे। आज की मीटिंग का एजेंडा क्या हो गया, स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट हमने फाइनलाइज करनी है। हम एलएमएस सिस्टम इंप्रूव कर रहे हैं, हमने स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट फाइनलाइज करनी है। तो यहाँ पे हमारी लैब के अंदर सारे लोग जो होंगे वो स्टूडेंट्स होंगे जो कि रिप्रेजेंटेटिव होंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट से जिनसे हम रिक्वायरमेंट कलेक्ट कर रहे होंगे। अब एजेंडा भी सेट हो गया, उसके बाद एक फैसिलिटेटर होता है। फैसिलिटेटर एक मीटिंग के अंदर एक ऐसा बंदा है जो कि कंट्रोल रख सकता हो, जो कि हैंडल कर सकता हो कि सारे आपस में ही ना बोलना शुरू कर दें, कि वो मीटिंग का जो रिदम है वो ही ना रहे और कोई चीज सारे आपस में बातें कर रहे हैं, इधर उधर कोई किसी की सुन नहीं रहा, तो वो उस तरह का काम ना हो। कंट्रोल करने के लिए एक बंदा होता है जिसको हम फैसिलिटेटर कहते हैं। ये डेफिनेशन मैकेनिज्म का क्या मतलब है कि आप किस चीज पे आप कर रहे हो। एक फॉर एग्जांपल एक रिक्वायरमेंट आती है, एक स्टूडेंट है उसने कोई रिक्वायरमेंट दी, दूसरे ने कोई रिक्वायरमेंट मुझे दी, तो वो किसी चीज पे लिख ली जाती है। अब वो रिक्वायरमेंट लिख लेना जो होता है वो किस चीज पे लिखी जाएगी, यहाँ पे जैसे उन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ आप वर्कशीट्स यूज कर सकते हैं, फ्लिप चार्ट यूज कर सकते हैं, वॉल स्टिकर यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड्स, चैट रूम्स, कोई भी चीज आप वर्चुअल फॉर्म में भी यूज कर सकती हो और आप पेपर फॉर्म में भी आप रूम के अंदर फॉर एग्जांपल हम अगर इधर एग्जांपल लेते हैं, आपने जैसे हम रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हैं तो हम स्टिकी नोट रख लेते हैं। हम अपनी अपनी रिक्वायरमेंट हर स्टूडेंट अपनी रिक्वायरमेंट लिख के स्टिकी नोट पे हम लगा के रखते जाते हैं, टेबल के ऊपर लगाते जाएंगे या दीवार के ऊपर लगाते जाएंगे, जो भी हमारे लिए ज्यादा सुटेबल ऑप्शन होती है। तो आप स्टिकी नोट लिख के यूज कर लेते हो। मैकेनिज्म द गोल अल्टीमेट हमारा इस सारे जो चीज हमने की है पूरी कंप्लीट मीटिंग, इस सारे का गोल क्या है, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, propose element of solution, negotiate different approaches and specify a preliminary set of solution requirement। अच्छा, ये लास्ट पॉइंट जो है कंप्लीट इसमें लिखा हुआ है, हम कोलैबोरेटिव रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या है, रिक्वायरमेंट गैदर की जा रही है कोलैबोरेटिव फैशन में जिसमें सब लोग एक दूसरे से कोलैबोरेट कर रहे हैं। अब उसके लिए एक मीटिंग की जाती है, मीटिंग किसी बड़े से हॉल में जिसमें सब रिप्रेजेंटेटिव बुलाए जाते हैं और मीटिंग को पहले से एजेंडा सेट होता है कि एक बंदा बोल रहा है तो दूसरा ना बोले, इस तरह की चीजें हैंडल कर रहा होता है वो। या एक किसी के दरमियान कंफ्लिक्ट आ जाता है तो कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व कर रहे होते हैं। और डेफिनेशन मैकेनिज्म को यूज हो रहा होता है जिसके ऊपर आप नोट डाउन करते जाते हो कि ये रिक्वायरमेंट है। गोल क्या होता है इस सारे काम का कि रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई हो जाती, आइडेंटिफाई करना क्या प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन प्रपोज करना, निगोशिएट करना। अच्छा, इसका फायदा क्या हो रहा है कोलैबोरेटिव रिक्वायरमेंट गैदरिंग का कि एट द सेम टाइम जब रिक्वायरमेंट इलिसिट हो रही है उसी के टाइम कंफ्लिक्ट भी रिजॉल्व होते जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपसे इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट गैदर की जाती तो एक बंदा जो है वो एक रिक्वायरमेंट देता, दूसरा पर्सन आपकी क्लास का कोई और रिक्वायरमेंट देता, तो दोनों के दरमियान कंफ्लिक्ट होता। बाद में कंफ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए जो निगोशिएशन की मीटिंग थी वो सेपरेट होती और उसमें और टाइम लगता। कोलैबोरेटिव रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो होती है वो उसी टाइम के अंदर कंफ्लिक्ट भी रिजॉल्व कर दे। एक कुछ और कह रहा है, एक कुछ और कह रहा है, तो आपको पता चल रहा है दोनों एट अ टाइम नहीं हो सकते, तो हम एक दरमियानी सिचुएशन में किसी में आ जाते हैं जो कि कंफ्लिक्ट जिसमें रिजॉल्व हो जाएंगे। कोलैबोरेटिव रिक्वायरमेंट गैदरिंग का इतना ही है बस। जहां तक बताते हैं, अगर किसी को कोई चीज पूछनी है, कोई क्वेश्चन है तो। मैम ये लास्ट पॉइंट जो है, ये लास्ट पॉइंट जरा दोबारा रिपीट आज कर आप दें। लोग की स्ट्रेंथ बहुत कम नहीं है। एक्सक्यूज मैम। अच्छा, आगे यहाँ तक एक्सक्यूज मैम। कोई मसला नहीं है तो फिर हम आगे स्टार्ट एक्सक्यूज करते हैं। मैम। सैंपलिंग एक हमारी टेक्निक है सुन लीजिए। रिक्वायरमेंट कलेक्ट गैदर करने की
रिक्वायरमेंट एलिसिट करने की, हमने कहा कि 100+ टेक्निक्स हैं जो अवेलेबल हैं, जिनमें से हमने एक देखी है, हमने 2 पढ़नी है। रिक्वायरमेंट कोलैबोरेटिव रिक्वायरमेंट गैदरिंग और क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। कोलैबोरेटिव वाली हमने देख ली, अब क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट पढ़ेंगे। जी अली हैदर, मैम आपका वो क्या लास्ट क्वेश्चन पॉइंट है? दोबारा क्लियर कर दें, आपको शायद आवाज नहीं थी जा रही। कौन सा कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट वाला? जी जी कोलैबोरेटिव रिक्वायरमेंट गैदरिंग जी जी इसका लास्ट पॉइंट जरा क्लियर कर दें, गोल इज टू आइडेंटिफाई वाला। बेटा लास्ट पॉइंट आप कोलैबोरेटिव रिक्वायरमेंट गैदरिंग का कह रहे हो, एक्सप्लेन कर दो। यस मैम। जो कोलैबोरेटिव रिक्वायरमेंट गैदरिंग का लास्ट पॉइंट है, उसमें ये है द गोल इज टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। ये टोटल हमारा जो गैदरिंग का मकसद क्या है कि हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, सॉल्यूशन प्रपोज करना है, और अगर किसी के दरमियान कंफ्लिक्ट एग्जिस्ट करते हैं तो वो नेगोशिएट करके कंफ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाए, नेगोशिएशन करनी है। अगर हम देखते हैं, अब एक और तरीका देखते हैं। एक तो ये हो गया कि मीटिंग बना के, मीटिंग रूम, और उसमें सब लोगों को बुला के उनके दरमियान हम रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं। रिक्वायरमेंट गैदर करके हम किसी स्टिकी नोट वगैरह पे लिख लेते हैं और निगोशिएट कर लेते हैं कंफ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स के दरमियान। इसके सेकंड एक है क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट जो है, इसमें क्या होता है, this is a technique that translates the needs of customer into technical requirements for software। कस्टमर की नीड्स को आप ट्रांसलेट कर लेते जो QFD है वो कस्टमर की नीड्स को टेक्निकल रिक्वायरमेंट में ट्रांसफर कर रहा होता है। QFD मेनली रिक्वायरमेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता है, नॉर्मल, एक्सपेक्टेड एंड एक्साइटिंग रिक्वायरमेंट। नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी होंगी, जैसे जो फंक्शन क्लाइंट ने मांगे हैं, फॉर एग्जांपल लॉगिन होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, और बुक, फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी सिस्टम है तो बुक इशू कर सकते हो, बुक बारो कर सकते हो, सो ऑन, ये सारी रिक्वायरमेंट सिस्टम की जो असल रिक्वायरमेंट्स होती है, नॉर्मल रिक्वायरमेंट। एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं, जो कि कस्टमर एक्सपेक्ट करता है कि होंगी, फॉर एग्जांपल अंडरस्टूड सी बात है कि वो होंगी। एक्सपेक्टेड एक्सप्लिसिटली स्टेट नहीं की गई, एक्सप्लिसिटली लिखा नहीं गया कि ये रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। नॉर्मल रिक्वायरमेंट जो है वो लिखी हुई है। एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं, जो कि अंडरस्टूड सी बात है ये होनी चाहिए, जैसे आप ऑब्वियस की बात कर रहे हैं। और एक एक्साइटिंग रिक्वायरमेंट, एक्साइटिंग क्या, कि अगर ये वाले फीचर्स, ये वाली रिक्वायरमेंट्स इंप्लीमेंट हो जाएंगी तो इसका मतलब है कि ये बहुत बेनिफिशियल होंगी, कस्टमर आपका बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा अगर ये रिक्वायरमेंट्स इंप्लीमेंट हो जाएंगी। 3 तरह की हैं, एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स जो कि ये फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, एक्सपेक्टिंग रिक्वायरमेंट, एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट्स के जो कि ऑब्वियस समझता है कि एक्सप्लिसिटली लिखी नहीं जाती लेकिन ऑब्वियस समझी जाती हैं। थर्ड है एक्साइटिंग, एक्साइटिंग कि अगर ये वाले फीचर इंप्लीमेंट हो जाएंगे तो कस्टमर क्लाइंट बहुत ही खुश है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ कि आपको लाइट, आप मोबाइल लाइट वेट चाहते हो, लाइट वेट भी हो जाए
मोबाइल और सस्ता भी हो जाए तो क्लाइंट बहुत खुश हो जाएगा कि मुझे इतने पैसों में बहुत अच्छा मोबाइल मिल गया है। तो एक्साइटिंग फीचर वो होंगे कि अगर ये वाले फीचर प्रोडक्ट में अगर आपने ऐड कर दिए तो आपका क्लाइंट बहुत खुश हो जाएगा। बेसिक आइडिया क्या है कि इसमें 6 स्टेप्स आप सोच लें कि 6 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, सबसे पहले क्लाइंट की जो नीड्स होती हैं, क्लाइंट क्या-क्या चीज़ें चाह रहा है, वो एक्स एक्सिस पे लिख लिया जाता है। आप एक मैट्रिक्स बनाएँगे, जैसे मैं इधर एक बनाती हूँ, तो यहाँ पे बल्कि इसमें वाई एक्सिस पे आप कर लें क्लाइंट्स की नीड्स को, यहाँ पे वर्टिकली हमने क्लाइंट नीड्स बना ली। सेकंड में टेक्निकल फीचर्स, उसके टेक्निकल नीड्स क्या होंगी, हम वो एक्स एक्सिस पे कर लेते हैं। एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल होंगे, हॉरिजॉन्टली हम टेक्निकल नीड्स जो होती हैं प्रोडक्ट की वो डिफाइन कर लेते हैं। देन आपने क्या करना है, रिलेट करना है रिक्वायरमेंट्स को, नीड्स को टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स के साथ। टेक्निकल जो आपने सेकंड स्टेप में टेक्निकल फीचर्स ऐड किए हैं, आपने रिलेट करना है जो क्लाइंट, पहले आपने क्लाइंट की नीड्स डिफाइन की जिसको हमने वाई एक्सिस पे रखा है, उसके बाद एक्स एक्सिस में हमने टेक्निकल फीचर डिफाइन किए और थर्ड स्टेप में हम दोनों को रिलेट कर रहे हैं कि कौन सी क्लाइंट की नीड कौन से टेक्निकल फीचर के साथ मैच हो रही है। उसके बाद आप एक एवेल्युएशन, आप कंपीटिंग प्रोडक्ट कि हमारी कंपनी, फॉर एग्जांपल अगर आप ये फोन बना रहे हो तो इस तरह का फोन और भी बहुत सी कंपनीज बना रही होंगी, जैसे सैमसंग भी बना रहा है, आईफोन भी बना रहा है। तो आपने अपनी कंपनी को इवैल्यूएट करना है कि मेरी कंपनी इस चीज में कहाँ एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल अगर लाइट वेट की बात करते हैं, हम कहते हैं कि ये प्रोडक्ट सैमसंग भी बना रहा है यही फीचर्स में और आईफोन भी बना रहा है, लेकिन मेरी प्रोडक्ट ज्यादा लाइट है या कम लाइट है या मीडियम एग्जिस्ट करती है, क्या है। उसके बाद अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं तो आप के मेरी प्रोडक्ट कॉस्ट में कहाँ पे लाई करती है, हम कंपटीटर के साथ कंपैरिजन कर देते हैं अपनी प्रोडक्ट का। फिफ्थ में हम टेक्निकल फीचर्स को एवेलुएट करते हैं और टारगेट वैल्यू असाइन कर देते हैं। टारगेट वैल्यू असाइन करने का क्या मतलब है कि हमने क्वांटिफाई कर दिया। क्वांटिफिकेशन का मतलब पता है, क्वांटिफाई करना क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स को क्वांटिफाई करना क्या होता है, बता सकता है कोई। क्वांटिफाई का मतलब कि हम असाइन करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ मेरे सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, मैं क्लाइंट हूँ आपकी, मैंने आपको एक रिक्वायरमेंट दिया कि सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। तो अच्छी गुड परफॉर्मेंस का क्या मतलब है, आपके लिए गुड परफॉर्मेंस कोई और है और किसी आपके क्लास फेलो के लिए और है। अच्छी परफॉर्मेंस का मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। या अगर मैं कहती हूँ मोबाइल लाइट वेट होना चाहिए, अब मेरे लिए लाइट वेट क्या है डिफरेंट है, आपके लिए लाइट वेट डिफरेंट है। क्वांटी, अब ये एम्बिग्यूटी आ गई है, रिक्वायरमेंट को अनएम्बिगियस होना चाहिए। अनएम्बिगुअस करने के लिए मैं उसे क्वांटिफाई कर देती हूँ, मैं कह देती हूँ कि मोबाइल का वेट 5 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मैं ये कह दिया है तो इसका मतलब 5 ग्राम तो सबके लिए एक बराबर होगा। ये एक रिक्वायरमेंट हो गई, ये अब अनएम्बिगुअस रिक्वायरमेंट है, मैंने इसको क्वांटिफाई कर दिया। सेम इसी तरह हम फिफ्थ स्टेप में क्वांटिफाई कर देते हैं, हम देखते हैं कुछ जो रिक्वायरमेंट हमारी एम्बिगुअस फॉर्म में होती है तो हम उसे क्लैरिटी लाने के लिए क्वांटिफाई कर देते हैं, नंबर असाइन कर देते हैं। देन आपको प्रायोरिटाइज किया जाता है टेक्निकल फीचर्स को कि कौन से टेक्निकल फीचर क्लाइंट के लिए, क्लाइंट के साथ मिलकर आप प्रायोरिटाइज करते हो कि कौन से फीचर उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से फीचर्स की कितनी वर्थ है। ये आपको आगे डायग्राम में देखें प्रोसेस दिखाया हुआ है, जिसमें ये फर्स्ट 6 स्टेप मैंने आपको बताए हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, वर्ड्स, वर्ड क्या है। फर्स्ट स्टेप में मैंने आपसे कहा था आपने आइडेंटिफाई करनी है कस्टमर की नीड्स को, कस्टमर की नीड्स हमने आइडेंटिफाई करके यहाँ पे वर्ड्स पे प्लेस कर दी हैं। ये वन जो है वो कस्टमर की नीड्स है। हाउस, ये जो टॉप पे सेकंड स्टेप है, हाउस जो है टेक्निकल फीचर है। अब ये वर्ड्स जो कस्टमर की नीड्स हैं इनको हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना है, टेक्निकल फीचर्स वो हो गए। हाउस कि हमने कैसे टेक्निकली कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, वो हाउस हो गए। अब थर्ड स्टेप क्या है, आप रिलेशनशिप मैट्रिक्स बनाते हैं, आप वर्ड्स का रिलेशन हाउ के साथ बनाते हैं, बताते हैं। ये जो आपके पास डायग्राम
शो हो रही है, इसमें देख लें कि व्हाट्स ये एक रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लो कास्ट एक रिक्वायरमेंट होगी और यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट आप बैटरी एफिशिएंट बैटरी की डाल देते हैं, तो उस केस में क्या होता है, आपका दोनों एक दूसरे के साथ पॉजिटिवली लिंक कर रहे हैं। जैसे एक जो क्लाइंट की नीड है वो टेक्निकल फीचर को सपोर्ट कर रही है या उसको डायरेक्टली रिलेट कर रही है या इनडायरेक्टली रिलेट कर रही है या फिर वो उसके अगेंस्ट जा रही है। अगर उसको नेगेटिवली इफेक्ट कर रही हो तो हम नेगेटिव का साइन लगा देते हैं रिलेशनशिप मैट्रिक्स में, और अगर पॉजिटिवली इफेक्ट कर रही हो तो हम पॉजिटिव का साइन लगा देते हैं। थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ में हम क्या कंपिटिटर्स के साथ कंपैरिजन करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट इन फीचर में, लाइट वेट में हमारी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल सैमसंग है, आईफोन है, एक हमारी प्रोडक्ट है। हम कहते हैं कि हम लाइट वेट में हमारी मिडल में एग्जिस्ट करती है, सैमसंग का वेट ज्यादा कम है और आईफोन का वेट ज्यादा है और हमारी दरमियान में एग्जिस्ट करती है। कॉस्ट में हम कहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट सबसे अच्छी है, हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट सबसे कम है, सैमसंग की उससे ज्यादा है, आईफोन की सबसे ज्यादा है। इस तरह से कंपटीटर के साथ एवेलुएट करके रेटिंग साइन कर दी जाती है। फोर्थ स्टेप हो गया। फिफ्थ स्टेप में आप टारगेट वैल्यू असाइन करते हो। टारगेट वैल्यू असाइन करना मींस कि क्वांटिफाई कर रहे हैं रिक्वायरमेंट्स को। जैसे मैंने कहा कि परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, या मैंने कहा लाइट वेट होना चाहिए, मैं कहती हूँ कि इसको लाइट वेट होना चाहिए, प्रोडक्ट लाइट वेट होनी चाहिए। अब लाइट वेट कितना लाइट वेट, लाइट वेट मतलब 5 ग्राम से कम होना चाहिए, इसका वेट 5 ग्राम से नहीं बढ़ना चाहिए। तो मैंने टारगेट वैल्यू साइन कर दिया 5 ग्राम की। आप यहाँ पे भी आपको क्लैरिटी आ जाती है रिक्वायरमेंट में, आपने वैल्यू साइन कर दी। उसके बाद हम प्रियोरिटाइज कर देते हैं, क्लाइंट के साथ मिलकर प्रियोरिटाइज कर देते हैं कौन सी रिक्वायरमेंट उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी रिक्वायरमेंट, ताकि हम कौन सी रिक्वायरमेंट किन इंक्रीमेंट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जहां तक इस क्यूएफटी का जो होल प्रोसेस है, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, इसके लिए मैंने आपको बताया कि ये होता क्या है और ये रिक्वायरमेंट को कैसे कैटेगराइज करता है, फिर इसके 6 स्टेप्स ये बताया कि ये कैसे एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे होते हैं। अब इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल है, यहाँ पे ये लिंक दिया हुआ है कि जहां से मैंने ये एग्जांपल ली है। इस पे क्लिक करके जाके वहां से आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। लिंक भी दिया हुआ है कि ये डायग्राम मैंने जहाँ से ली है। अच्छा देखें, आपको शो हो रही होंगी यहाँ पे एक्स, जो आपका वाई एक्सिस है वहां पे आपको कस्टमर की रिक्वायरमेंट शो हो रही है। सेफ्टी है, ड्यूरेबिलिटी है, ईज ऑफ यूज है। अच्छा ये क्या प्रोडक्ट है, ऑटोमेटिक कैन ओपनर। कैन मार्केट में डिफरेंट कैन्स मिल रहे होते हैं ना, ये जो फ्रूट्स के और बंद डिब्बे कैन्स जो होते हैं, उनको खोलने के लिए ऑटोमेटिक कैन ओपनर बनाया है, उसकी रिक्वायरमेंट्स है। अब उसकी रिक्वायरमेंट्स में आप देखें यहाँ पे कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं कुछ, सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी, ईज ऑफ यूज, कॉस्ट, वेट, बैटरी लाइफ, ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स है दूसरी साइड पे। आपकी ये वाई एक्सिस पे हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट लिखते हैं जिनको हमने वर्ड्स कहा था फर्स्ट स्टेप। यहाँ तक हमारा पहला स्टेप हो गया। वाई एक्स, अच्छा देखें रिक्वायरमेंट सेफ्टी क्या है कि हमारा कैन ओपनर सेफ होना चाहिए, एंड उससे प्रोडक्ट ये ना हो कि कैन ओपनर से मेरा कैन ही टूट जाए या कुछ हो जाए खराब। ड्यूरेबिलिटी, जैसे वो डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट में आपको कहते हैं हमारी प्रोडक्ट साला साल चलती है, बहुत अच्छी होती है, ये होता है वो होता है, मार्केटिंग के सेंस में ड्यूरेबल होनी चाहिए कि मतलब ये ना हो कि एक दो कैन ओपनिंग करके उसके बाद वो खराब हो जाए। जैसे गारंटी वारंटी कुछ होती है 6 मंथ चलेगी, 3 आपकी ईयर्स 3 साल तक की होगी, तो ड्यूरेबल होनी चाहिए प्रोडक्ट। कस्टमर की ये रिक्वायरमेंट है। ईज टू ईज ऑफ यूज के मतलब यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, आसानी से यूज हो सके। कास्ट लेस होनी चाहिए, वेट लेस होना चाहिए, बैटरी लाइफ अच्छी होनी चाहिए। ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं क्लाइंट की साइड पे, इनको हमने वाई एक्सिस पे लिख लिया। उसके बाद हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिखना है, एक्स एक्सिस पे हमारे टेक्निकल फीचर्स आते हैं। सेकंड स्टेप्स हो गया जिनको हम कहते हैं हाउस टेक्निकल फीचर। अब यहाँ पे टेक्निकल फीचर में क्या है, स्मॉलेस्ट केसिंग पहली आती है। स्मॉलेस्ट केसिंग
स्मॉलर केसिंग, उसकी केसिंग छोटी हो। केसिंग क्या होती है, जैसे कोई प्लास्टिक की केसिंग बाहर हुई हुई होगी कैन ओपनर के, केसिंग छोटी हो, लेस गेयर्स हो, ऑब्वियसली उसमें ऑटोमेटिक है तो उसमें कोई बैटरी का सिस्टम यूज हो रहा होगा जिसमें गेयर वो ओपन करने की स्पीड कम या ज्यादा की जा सकती होगी। लॉन्ग बैटरी लाइफ, अच्छी लाइफ होनी चाहिए, बैटरी लाइफ होनी चाहिए। मैनुअल ओवररीडर, राइट, मतलब कि उसके ऊपर लिखा हो, कोई वो लगा हो, क्या होता है, जिसके ऊपर डिजिटल आपको शो हो रहे होते हैं, डिजिट्स पे स्क्रीन लगी हो या मैनुअली कुछ भी नहीं शो हो रहा हो। एलईडी लगी होनी चाहिए या नहीं लगी होनी चाहिए। फिंगर ग्रुप्स, फिंगर ग्रुप्स क्या होते हैं, जैसे आपके डिफरेंट हैंडल्स वगैरह चीजों के होते हैं जिनके ऊपर आपके हाथ के निशान बने होते हैं फिंगर्स के, उनको फिंगर ग्रुप्स कहते हैं। कि उसमें क्या, जैसे फिंगर ग्रुप्स अगर होंगे तो हो सकता है कि वो जैसे ड्यूरेबिलिटी आपकी एक प्रोडक्ट है, वो रिक्वायरमेंट्स है, तो ड्यूरेबिलिटी तो नहीं, हम कह सकते हैं जैसे सेफ, सेफ्टी एक रिक्वायरमेंट है। तो सेफ कैसे होगी कि हमारा केन को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो अगर ग्रूव्स ऐड होंगे तो शायद वो टाइटली उसे पकड़ लेते होंगे। अगर हम अपनी कैन ओपनर के अंदर ग्रूव लगाते होंगे तो वो ग्रूव टाइटली उसे पकड़ लेते होंगे, जिसकी वजह से वो सेफ हो जाता होगा। ये ऐड करने हैं या नहीं करने। अच्छा, ये हमारी वाई एक्सिस पे हो गई क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जो क्लाइंट ने बताई थी। एक्स एक्सिस पे हमने लिख लिया कि हम इसे टेक्निकल फीचर के पर्सपेक्टिव से कि कैसे इंप्लीमेंट होगी। अब यहाँ पे देखें कि ये आपको आगे थर्ड स्टेप हमारा आ गया रिलेशनशिप मैट्रिक्स बनाना, कि हमारी क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है वो जो है वो टेक्निकल फीचर के साथ कैसे अफेक्ट हो रही है, पॉजिटिवली, ये दोनों एक दूसरे को पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहे हैं या नेगेटिवली। फॉर एग्जांपल सेफ्टी जो है वो स्मॉल केसिंग के साथ नेगेटिव अफेक्ट कर रही है। नेगेटिव क्यों कर रही है? केसिंग और स्मॉल केसिंग और सेफ्टी का नेगेटिव इफेक्ट है। क्यों? मैनुअल ओवर एलईडी का पॉजिटिव है, फिंगर ग्रूव्स का पॉजिटिव है। सेफ्टी होगी तो फिंगर ग्रूव जैसे मैंने आपसे बताया है कि वो इफेक्ट हो रहे होंगे। सेम आपने हर रिक्वायरमेंट के लिए लिख देना। ड्यूरेबिलिटी जो है वो स्मॉलर केसिंग को नेगेटिव कर रही है। ईज ऑफ यूज जो है वो स्मॉलर केसिंग के साथ पॉजिटिव इफेक्ट कर रही है। स्मॉलर केसिंग होगी तो कास्ट जो होगी, कॉस्ट के साथ, लेस कास्ट के साथ पॉजिटिव है, मतलब स्मॉलर केसिंग होगी तो कास्ट कम होगी। हो सकता है प्लास्टिक कम लगेगा तो कास्ट कम होगी, स्मॉलर केसिंग का मतलब ये है। वेट लेस के साथ स्मॉलर केसिंग पॉजिटिवली इफेक्ट कर रही है। कैसे? कम स्मॉलर केसिंग होगी, साइज कम होगा, मतलब वेट कम होगा, तो वो पॉजिटिवली इफेक्ट कर रही है। इस तरह आपने जो चीज, जो रिक्वायरमेंट्स और टेक्निकल फीचर आपस में एक दूसरे के साथ, ये अगर मैं ये पॉइंट पकड़ती हूँ ये वाला, तो इसमें क्या है, किसका रिलेशनशिप शो हो रहा है? ईज ऑफ यूज का मैनुअल ओवरराइड के साथ। अगर मैं ये पॉइंट पकड़ती हूँ तो ये प्लस साइन किसको शो कर रहा है? सेफ्टी का रिलेशन फिंगर ग्रुप्स के साथ शो कर रहा है कि सेफ्टी का फिंगर ग्रुप्स के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अब यहाँ पे ये थर्ड स्टेप में हो गया, रिलेशनशिप डिफाइन हो गए। उसके बाद हमारा आगे फोर्थ स्टेप आता है जिसमें हम कंपटीटर्स के साथ कंपैरिजन करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट कंपटीटर के साथ कहाँ पे लॉन्च करती है। अब यहाँ पे देखें ये सिंबल है ब्लैक एंड डेकर का, ब्लैक एंड डेकर का ये वाला सिंबल है, और ये एक और कंपनी है उसका सिंबल है वन टच का, ये बी सिंबल है। अब यहाँ पे वन टच जो है ये उसकी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, हमारी प्रोडक्ट जहाँ पे वन टच है ये है वन टच। अब हम कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पे हम फोर्थ स्टेप में कंपैरिजन कर रहे हैं कि सेफ्टी में वन टच जो है वो सबसे पीछे है। अगर हम बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी में मिडल में आ रही है वन टच, ईज ऑफ यूज में मिडल में है वन टच, कॉस्ट में भी मिडल में है वन टच, और वेट में भी मिडल में है, और बैटरी लाइफ, हमारी बैटरी लाइफ जो वन टच की है वो सबसे अच्छी है। आप इस तरह से देखें ना भी, जितना वो किस तरह से कौन सी प्रोडक्ट जो है इस तरह आपका कंपटीटर के साथ कंपैरिजन भी हो जाता है कि आपकी प्रोडक्ट उनके लिहाज से किस जगह पे लाई कर रही है। उसके बाद फिफ्थ स्टेप में आप क्या करते हैं? टेक्निकल अवेल्युएशन करते हैं। टेक्निकली आप ये भी देख लेते हो कि आपकी ये जो, एक तो हमने ये सेफ्टी ड्यूरेबिलिटी इनके साथ देखा कंपटीटर का कंपैरिजन,
उसके बाद टेक्निकल जो फीचर हैं जो कि वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे हैं, उनके साथ भी हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि हमारी प्रोडक्ट कहाँ पे लॉन्च करती है। जो बीटेक के फॉर एग्जांपल ये जो मैनुअल ओवर राइड है, इसमें सबसे अच्छी है और इसमें मिडल में आती है स्मॉलर केसिंग में। उसके बाद हम टारगेट वैल्यू असाइन कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल स्मॉलर केसिंग एक रिक्वायरमेंट थी, तो स्मॉलर केसिंग तो एक एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट है। स्मॉलर आपके लिए एक डिफरेंट मतलब होगा, किसी और पर्सन के लिए डिफरेंट होगा। स्मॉलर की वैल्यू यहाँ पे आपने असाइन कर दिया 1.25। आपके कितनी कितनी स्मॉलर का कितना आपका मतलब है उसका आप यूनिट असाइन कर देते हो। अब लेस गियर्स का मतलब क्या है, मेरे लिए 5 लेस है, किसी और के लिए 1 लेस है, तो आपने कह दिया लेस गियर का मतलब है 2 गियर्स। लॉन्ग बैटरी लाइफ के लॉन्ग बैटरी लाइफ का क्या मतलब है, किसके आपके लिए पर्सन टू पर्सन वेरी कर देता है। यहाँ पे हम उन रिक्वायरमेंट को नंबरिंग असाइन कर देते हैं ताकि कंफर्म हो जाए, ताकि कोई और डिफरेंट लोग उससे डिफरेंट मीनिंग ना ले सके। उसके बाद आप टेक्निकल डिफिकल्टी देखते हो, लास्ट स्टेप में आप उनको प्रियोरिटाइज कर देते हो अकॉर्डिंग टू कस्टमर आपसे कौन सी रिक्वायरमेंट पहले चाह रहा है या कौन सी रिक्वायरमेंट उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लास्ट स्टेप पे उसे असाइन कर देते हो। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मिस हो गई, ये मैंने टॉप पे जो चीज बनी हुई है ये नहीं आपको एक्सप्लेन की। जैसे आपका ये थर्ड स्टेप पे रिलेशनशिप मैट्रिक्स बना था ना, सेम उसी तरह रिलेशनशिप मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे ये प्लस साइन का क्या मतलब है, आप जो सेफ्टी सेफ्टी एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है जिसका लिंक आप देख रहे हो जिसका रिलेशन आप देख रहे हो कि सेफ्टी का फिंगर ग्रुप के साथ क्या रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। यहाँ पे ये जो टॉप पे बना हुआ है हेड, ये क्या करता है, ये जो टेक्निकल फीचर्स होते हैं इनका आपस में रिलेशनशिप देख रहा है। फॉर एग्जांपल ये प्लस साइन जो है ये एक टेक्निकल फीचर है, ये स्मॉलर केसिंग इसका रिलेशन देख रहा है कौन सी टेक्निकल फीचर के साथ, लेस गियर के साथ इसका क्या ताल्लुक है, इसका दोनों का लेस गियर तो स्मॉलर केसिंग का पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर हम इसको देखते हैं फॉर एग्जांपल इसको, ये एक नेगेटिव रिलेशन है किसका, लॉन्ग लॉन्ग बैटरी लाइफ, और उसके बाद कौन सा है, एलईडी। एलईडी और बैटरी लाइफ, अगर एलईडी होगी तो बैटरी लाइफ कम हो जाएगी, डेफिनेटली उसमें से कोई रोशनी आ रही है या कुछ नजर आ रहा है तो उसकी बैटरी लाइफ कम हो जाएगी। अगर वो यूज ना हो रही हो तो बैटरी की ज्यादा चलेगी। तो इन दोनों का आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप है, तो ये जो टेक्निकल डिटेल्स हैं उनका टॉप पे रिलेशन शो किया गया है इसके एग्जाम्पल की। अच्छा, अब यहाँ तक कोई चीज अगर समझ नहीं आई तो वो बता दें। कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई चीज समझ नहीं आई। आ गया सब कुछ समझ। यस मैम। कोलैबोरेटिव रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग और क्यूएफटी क्वालिटी फंक्शन डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट में कोई भी अगर आपको कोई क्यूरी है, कोई चीज समझ नहीं आई तो अभी पूछ लें, देख लें पहले, फिर हम आगे चलते हैं। बेनिफिट्स क्या है क्यूएफटी के, अगर हम रिक्वायरमेंट, ये जो लास्ट मेथड हमने डिस्कस किया है क्वालिटी फंक्शन डेवलपमेंट, जिसमें हम क्लाइंट की नीड्स को टेक्निकल फीचर्स पे मैप करते हैं, फिर हम कंपटीटर के साथ कंपैरिजन करते हैं, देन हम टारगेट वैल्यू असाइन करते हैं, फिर हम होती है, मैनेजमेंट इंप्रूव होती है, डेवलपमेंट लाइफ साइकिल शॉर्ट हो जाता है, डेफिनेटली हमारे कंफ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाते हैं। सेम उसी जगह पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं अपने कंपटीटर से भी, हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं, हमारी रिक्वायरमेंट अनएम्बिगियस होगी टारगेट वैल्यू असाइन करने से, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं लॉस होती। तो ये कुछ आपकी थ्योरेटिकल चीजें लिखी हुई हैं, ये रीड आउट कर लीजिएगा। जब आपका रिक्वायरमेंट का प्रोसेस द वर्क प्रोडक्ट विल, जब रिक्वायरमेंट वर्क प्रोडक्ट क्या चीज होती है, मैंने एक लेक्चर में पहले भी बताया था।
आर्टिफैक्ट या वर्क प्रोडक्ट दोनों सेम मीनिंग के लिए आउटपुट होती है। अब अगर आपने एलिसिटेशन स्टेज जो है वो हो गई है, जो हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में इंसेप्शन एक स्टेज हमने पढ़ी है, उसके बाद हमने एलिसिटेशन पढ़ी है। एलिसिटेशन स्टेज जो हो गई है, गुजर गई है, तो आपको क्या लगता है इस स्टेज पे एलिसिटेशन के बाद क्या आउटपुट आएगी, क्या वर्क प्रोडक्ट आएगी? एलिसिटेशन के बाद आपकी क्या चीजें आपको मिलनी चाहिए? जो रिक्वायरमेंट पर्टिकुलर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स आपके पास आ जाएंगी। The work product will vary depending on the system but should include one or more of following item। इनमें से क्या क्या हो सकता है? फिजिबिलिटी रिपोर्ट हो सकती है, प्रोडक्ट का स्कोप आपने फाइनलाइज करना है, स्कोप में क्या चीजें होंगी, बाउंड्रीज डिफाइन कर लेनी है, ये चीजें मेरे जो चीज मैं ऑटोमेट करूंगा, जो मैं सॉफ्टवेयर बनाऊंगा उसमें ये चीजें शामिल होंगी, ये नहीं होंगी। उसके बाद लिस्ट ऑफ कस्टमर यूजर एंड अदर स्टेक होल्डर्स, जो रिक्वायरमेंट्स आपने डिफरेंट, जैसे स्टूडेंट से जो रिक्वायरमेंट आपने गैदर की, जो आपने क्लाइंट से रिक्वायरमेंट क्वालिटी से गैदर की, मैनेजमेंट से गैदर की, उनकी लिस्ट आ जाएगी, लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स आ जाएगी हर स्टेक होल्डर्स से। सिस्टम की टेक्निकल एनवायरनमेंट किस, फॉर एग्जांपल किस सिस्टम किस चीज में इंप्लीमेंट होना चाहिए, वेब बेस्ड सिस्टम होना चाहिए, ओपन सोर्स सिस्टम होना चाहिए, कौन सी चीज होती है, ये सारी रिक्वायरमेंट आपके पास इस स्टेज पे आ जाती हैं। कुछ डायग्राम्स भी आप सिनेरियोस की फॉर्म में या डायग्राम्स की फॉर्म में शो कर देते हो, तो वो भी होती हैं यहाँ पे इसका पार्ट। जहां तक हमारी लिस्टेशन स्टेज खत्म होती है, आप स्टार्ट करते हैं एलेबोरेशन। इंसेप्शन और एलिसिटेशन एनालिसिस, एक दूसरा नाम इसके लिए अगर हम यूज करते हैं तो वो है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट हम पहले तो क्लाइंट से मिले, क्लाइंट से हाउ नाउ की ओवरव्यू लिया, वो सब सारा इंसेप्शन स्टेज हो गई। उसके बाद एक्चुअल में रिक्वायरमेंट पर्टिकुलर प्रोडक्ट की गेट करने की कोशिश की, डिफरेंट मेथड से, डिफरेंट टेक्निक से, बेशक आपने क्यूएफटी यूज किया या कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट, कोई मेथड आप रिक्वायरमेंट एलिसिट करके ले आए हैं, तो उसके बाद आता है एलेबोरेशन। अब एनालिसिस फेज आती है कि आपने जो रिक्वायरमेंट लेके आए हैं वो आप के एलेबोरेट करते हो, उनको एक्सपेंड करते हो कि उनके अंदर क्या चाहिए। क्लाइंट ने आपको कुछ रिक्वायरमेंट स्टोरी की फॉर्म में बताई होंगी, कुछ आपने डायग्राम बना ली, समझने के लिए अपने पॉइंट ऑफ करते हो, आके उनको डिफरेंट डायग्राम्स बना के देखते हो कि वो कैसे, क्या ये चीजें कैसे एग्जिस्ट करती हैं। During elaboration takes the intent during inception and illustration and begins to expand and refine it। जो इंसेप्शन और इलिस्ट्रेशन में आप रिक्वायरमेंट गैदर करते हो, यहाँ पे आप वो फाइंड आउट करते हो, अब वो रिक्वायरमेंट को लेके आप एक्सपेंड करना शुरू कर देते हो। एलेबोरेशन फोकस ऑन डेवलपिंग ए डिफाइंड टेक्निकल मॉडल ऑफ द सॉफ्टवेयर फंक्शंस फीचर्स एंड कॉन्सेप्ट। ये आप डिफाइन कर टेक्निकल मॉडल बना रहे हो, आप रिक्वायरमेंट गैदर करके ले आए हो, उसके बाद आपने यूज केस डायग्राम, अगर यहाँ पे आप बनाते हो, यूजर्स कौन होंगे सिस्टम के, एक्टर्स किन किन लोगों ने यूज करना है। अब यहाँ पे जब आप एक्सपेंड करोगे तो बहुत सी चीजें आपको क्लियर होती हैं। किस परस्पेक्टिव, फॉर एग्जांपल आप रिक्वायरमेंट इलिसिट करके ले आए हो, जब आप यूज केस बनाते हो, आपका एक सिस्टम है, उसमें सबसे पहले आपने देखना है एक्टर कौन कौन से हैं। आप एक डायग्राम है, यूज केस डायग्राम अपनी बनानी है, हम डिटेल में पढ़ेंगे इस पे। अब वो यूजर का सिस्टम से इंटरेक्शन करने के लिए कौन कौन से यूजर होंगे आप डिफाइन करते हो, तो फिर आपको बीच में पता चलता है अच्छा मैनेजमेंट में भी इसमें एक यूजर थी और हमने मैनेजमेंट से तो रिक्वायरमेंट दी ही नहीं। आपको यहाँ पे कुछ चीजें आइडेंटिफाई हो जाती हैं, अगर कोई एम्बिग्यूटीज होती हैं या कोई मसला होता है, तो कोई बंदा आपने एक्टर छोड़ दिया है तो वो, और एक्टर का अगर इंटरेक्शन आप मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट क्या क्या कर सकती है, यूजर है क्लाइंट है तो वो क्या क्या कर सकता है, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, स्टूडेंट है वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, तो आपको क्लैरिटी हो जाती है। इट इज एन एनालिसिस मॉडलिंग टास्क, यूज केसेस डेवलप किए जाते हैं, डोमेन क्लासेस बनाई जाती हैं, स्टेट मशीन डायग्राम, डिफरेंट तरह की डायग्राम जहाँ पे बनती हैं। एनालिसिस मॉडलिंग का गोल क्या होता है? प्रोवाइड द फर्स्ट टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन। हम ये कह सकते हैं कि जब हम रिक्वायरमेंट इलिसिट करके ले आए
तो हम एलेबोरेट करते हैं। एलेबोरेट का मतलब क्या है? सिंपल वर्ड्स में हम डिफरेंट तरह की डायग्राम्स बनाते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए। अब easy to understand and maintain, deals with the problem of size by partitioning the system। ग्राफिक्स आप बना लेते हो, सिस्टम को पार्टीशन में बना लेते हो। फॉर एग्जांपल एक सिस्टम है, उसके आपने आर्किटेक्चर बनाना है, आप एक ही पेज पे 4 डिब्बे बनाते हो, कहते हो ये 4 सब सिस्टम है और ये 4 सब सिस्टम आपस में कनेक्टेड है। तो आपने ये उसका आर्किटेक्चर डिफाइन कर दिया। हेल्प इन ट्रैकिंग एंड एवेल्युएशन ऑफ इंटरफेसेस, नैरेटिव्स आप डायग्राम्स और टेक्स्ट लिख के बना सकते हो। Analysis rules of thumb क्या है? The analysis model should focus on the requirement that are visible within the problem or business domain। अच्छा, यहाँ पे हम एक abstract level पे बात कर रहे हैं कि हमने जो elicit करके requirements लेके आए हैं, उनको हम ज्यादा डिटेल में अंदर नहीं जाते कि डाटा स्ट्रक्चर क्या यूज होगा, कलर स्कीम कौन सी यूज होगी, हम इतनी डिटेल में नहीं जाते। हम जस्ट देखते हैं ओवरव्यू में, जैसे कौन सा डाटा है सिस्टम में आ रहा है, कौन सा डाटा आउटपुट प्रोसेसिंग होकर जा रहा है, या फिर कौन सा एक्टर्स हैं, कौन से एक्टर्स सिस्टम से कैसे इंटरेक्शन कर रहे हैं। Each element of the analysis model should add an overall understanding of something। अच्छा, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। कोई भी डायग्राम जो होती है वो विदाउट एनी नीड नहीं बनती। जैसे आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होंगे या कोई भी आपसे प्रोजेक्ट लिया जाता है, तो उसमें आप इस तरह से नहीं, आपने क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये डायग्राम पढ़ी हुई है, जितनी डायग्राम पढ़ी हुई है सारी की सारी बनाते हैं, ये ऐसा नहीं होता। मोस्टली क्या करते हैं बच्चे, कॉपी करके और इस तरह की चीजें देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये डायग्राम पढ़ी है तो हमने ये सारी, हमने डीएफटी पढ़ी है, हमने यूज केस पढ़ा है, क्लास डायग्राम पढ़ी है, सीक्वेंस, स्टेट्स, स्विम लेन डायग्राम, ये सारी डायग्राम पढ़ते हैं तो हमने सारी बना दी। तो आपका किसी जगह कुछ स्पेसिफिक जगह पे डिफरेंट तरह की डायग्राम जो होती हैं वो बन सकती हैं, डिफरेंट तरह की नहीं बन सकती। आपने देखना है उस चीज का अगर कोई मकसद है, मीन्स वो चीज, वो डायग्राम बनाने से अगर आपका सिस्टम के अंडरस्टैंडिंग में कोई इजाफा होता है, क्लैरिटी आती है, आपको चीजें अंडरस्टैंड हो रही हैं, तो देन आपने वो डायग्राम बनानी है। वो डायग्राम अगर कोई वैल्यू ऐड कर रही है तो आपने वो बनानी है। अगर नहीं, कोई चीज नहीं बता रही, वही सारी बातें किसी और डायग्राम से अब बता चुके हैं, तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। मॉडल शुड डिले द कंसिडरेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर नॉन फंक्शनल। यहाँ पे हम नॉन फंक्शनल को अभी डील नहीं कर रहे होते। द मॉडल शुड मिनिमाइज द कपलिंग थ्रू आउट द सिस्टम। कपलिंग, यहाँ पे आपने शायद ऊपर पढ़ा होगा कपलिंग का कॉन्सेप्ट, कपलिंग और कोहिजन। सिस्टम में कपलिंग होनी चाहिए या कोहिजन होनी चाहिए? क्या होती है कपलिंग और कोहिजन, बता सकता है कोई? हमने दोनों ही नहीं है पढ़े में। कपलिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो पढ़ ली होगी आपने, उसमें कपलिंग और कोहिजन का कॉन्सेप्ट होता है, क्लासेस, इनहेरिटेंस, ये चीजें पढ़ी होंगी। कपलिंग क्या होती है? एक दूसरे पे डिपेंडेंस है। ओ, क्लासेस को एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, मिनिमम होता है, हम इंडिपेंडेंस क्रिएट करते हैं ताकि बाद में चेंजेस करना पड़े, पॉसिबल हो सके। तो आपने जो डायग्राम बनानी है, जो मॉडल बनाने हैं, आपके मॉडल का एक दूसरे पे डिपेंडेंस हो तो कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है। कपलिंग का मतलब है, कपलिंग एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। आपका सिस्टम जितना मिनिमम एक दूसरे पे डिपेंड कर सकता है वो होना चाहिए। मॉडल शुड प्रोवाइड वैल्यूज टू ऑल स्टेक होल्डर्स और सिंपल होना चाहिए, जरूरी नहीं। अच्छा, समटाइम हमारा कॉन्सेप्ट होता है, एक तो ये स्टूडेंट की मिसकंसेप्शन होती है कि हमने जितनी डायग्राम्स पढ़ी हैं हमने सारी बना देनी है। फर्स्ट, वो नहीं है कि आपने, जरूरी नहीं है कि आपके सिस्टम में जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो उसमें हो सकता है कि डीएफटी बन ही ना रही हो या उसमें यूज केस डायग्राम बन ही ना रही हो। आपने देखना है कि आपके सिस्टम में ये बना, इस चीज की वैल्यू है क्या, ये कोई वैल्यू ऐड कर रही है। अगर आप यूज केस बना रहे हो, उसके बाद एक्टिविटी डायग्राम, फॉर एग्जांपल एक्टिविटी डायग्राम जो है वो यूज केस की एक्सप्लेनेशन के लिए बनाई जाती है, एक्सपेंड करने के लिए। एक यूज केस में मैंने बना दिया, जैसे यूजर है एक, वो ऑथेंटिकेशन कर सकता है, यूजर से ऑथेंटिकेशन का लिंक है। अब मुझे लग रहा है ऑथेंटिकेशन प्रोसेस जो है ना वो इतना अंडरस्टैंडेबल नहीं है, उसके अंदर क्या करना है, एक बड़ा प्रोसेस है। मैं उसको एक्सपेंड करने के लिए
एक्टिविटी डायग्राम बना लेती हूँ उसके एक्सपेंशन के लिए। अब यहाँ पे क्या चीज है, अगर उसकी जरूरत है तो बनाओ, अगर उसकी जरूरत नहीं है तो आपको एक्टिविटी डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है। इसी तरह से सेम ये एक बात। दूसरी बात ये कि इसको इतना सिंपल रखना है। एक समटाइम क्या होता है, बच्चों के माइंड में होता है कि वो डायग्राम को कम्प्लेक्स कर देते हैं, कि कम्प्लेक्स डायग्राम जो होती है वो अच्छे मार्क्स देती है और उसका अच्छा मीनिंग होता है। तो आपने डायग्राम जितनी सिंपल होती है वो उतनी अच्छी डायग्राम होती है। अब ये जो एनालिसिस मॉडलिंग है या एलेबोरेशन स्टेज है, इसमें दो तरह की मॉडलिंग, दो तरह के एनालिसिस किए जाते हैं। कौन सा? एक स्ट्रक्चरल एनालिसिस, दूसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं सिस्टम में, सादा वर्ड्स में समझ लें, सिस्टम में इनपुट्स डाटा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, आउटपुट किसको जा रही है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर हमने देखना है इनपुट कहाँ से आ रही है और आउटपुट किस तरफ जा रही है। बस ये सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स क्या है, इनपुट आ रही हैं, क्या डाटा आ रहा है और आउटपुट कितनी है और आउटपुट कहाँ कहाँ को जा रही है, किन दूसरे सिस्टम को जा रही है। ये चीज स्ट्रक्चर एनालिसिस में देखी जाती है। उसके उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, जिसमें आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्ड से ही आपको समझ आ गई होगी, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, ये इस तरह की चीजों से और क्लासेस बनेगी, क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, जिसमें क्लासेस में एट्रीब्यूट्स, उनके फंक्शंस, क्या क्या ऑपरेशंस वो परफॉर्म कर सकती हैं, ये सारी चीजें होंगी। यहाँ पे आपको थोड़ा डिटेल में ये दिखाया गया, दो तरह की एनालिसिस हमने कहा है कि हमने एलैबोरेशन में करनी है, एक स्ट्रक्चरल, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर ये देखें, ये इसके अंदर सिर्फ फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग एग्जिस्ट करती है। फ्लो, फ्लो नाम से जैसे आपको लग रहा होगा डाटा का फ्लो को बताना है, डाटा क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। दूसरी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर तीन तरह की एनालिसिस किया जाता है, तीन तरह की मॉडलिंग होती है, सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग, क्लास बेस्ड मॉडलिंग और बिहेवियर मॉडलिंग। सिनेरियो बेस्ड, क्लास बेस्ड और बिहेवियर। सिनेरियो बेस्ड का क्या मतलब है, इसके अंदर हम सिनेरियो, जैसे आपको एक यूजर ने डिस्क्रिप्शन दी है और आप यूजर की डिस्क्रिप्शन, यूजर के सिनेरियो को मॉडल करते हो, यूजर के सिनेरियो की डायग्राम बनाते हो, तो डेफिनेटली एक यूजर होगा जो कि एज ए एक्टर बिहेव करेगा और एक्टर का सिस्टम से इंटरेक्शन होगा। तो यहाँ पे आप यूज केस डायग्राम बना रहे होते हो। यहाँ यूज केस डायग्राम को ही आगे एक्सपेंड करने के लिए एक्टिविटी डायग्राम बनती है। और उसके अलावा एक स्विम लेन डायग्राम होती है। स्विम लेन जैसे वो लेन्स डिफरेंट बनी होती है, जैसे आप स्विमिंग करते हैं तो उसके अंदर अपनी लेन के अंदर रहते हुए स्विम करना होता है। सेम उसी तरह यहाँ पे डिफरेंट लेन्स बनी होती हैं डिफरेंट एक्टर्स की। तो आपके जो एक एक्टर की जो फंक्शनैलिटी होती है, जो ऑपरेशन होते हैं, उसके रिलेटेड जो टास्क होते हैं, वो एक लेन में शो किए होते हैं, दूसरी लेन में दूसरे एक्टर के होते हैं और थर्ड लेन, डिफरेंट लेन में डिफरेंट एक्टर के टास्क होते हैं। तो ये सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग में होता है। क्लास बेस्ड मॉडलिंग में आप क्लास डायग्राम बनाते हैं, सीआरसी कार्ड, आपने एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में पढ़े होंगे। क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेटिव, जिसके अंदर एक क्लास के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, कौन से फंक्शंस होते हैं, वो क्लास अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए किन दूसरी क्लासेस पे डिपेंडेंट होती है, ये डिफाइन किया जाता है। तो ये चीजें यहाँ पे बनाई जाती हैं। और देन आती है बिहेवियर मॉडलिंग। बिहेवियर में स्टेट और सीक्वेंस, दो तरह की डायग्राम है। स्टेट डायग्राम क्या है, एक सिस्टम किन किन स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ओवन की बात करते हैं, माइक्रोवेव ओवन जो है, माइक्रोवेव जो होता है वो किन किन स्टेट में हो सकता है। अगर हम उनकी स्टेट सोचें, वो ऑन में हो सकता है, ऑफ में हो सकता है, रेडी में हो सकता है, हीट में हो सकता है, कुकिंग में हो सकता है। कौन कौन सी डिफरेंट स्टेट में एक क्लास एग्जिस्ट कर सकती है। फॉर एग्जांपल एक मॉड्यूल, आपकी क्लास जो है वो किन किन डायग्राम स्टेट में एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों ने पढ़नी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ने से पहले आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्लियर होना चाहिए। तो अगर एक क्लास में बताती हूँ रजिस्ट्रेशन की, कोर्सेज की, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स जो है वो तब तक अगर कोर्स ऑफर्ड, एक उसमें वेरिएबल बना लेती हूँ, कोर्स ऑफर्ड जो है वो डिफॉल्ट जो होता है उसकी वैल्यू फाल्स होती है। अगर कंडीशंस ट्रू हो जाए तो वो वैल्यू 1 हो जाती है और कोर्स ऑफर कर दिया जाता है। अब अगर बच्चा फोर्थ सेमेस्टर का है और उसने वो क्लियर की हुई है तो वो उसको ऑफर्ड हो जाएगा।
तो यहाँ पे एक स्टेट क्या है, फोर्स ऑफर्ड की जो फॉल्स है, और एक स्टेट जो है ट्रू, किन किन डिफरेंट स्टेट में एग्जिस्ट करता है, स्टेट डायग्राम दिखाती है। उसके बाद आता है सीक्वेंस डायग्राम। सीक्वेंस डायग्राम जैसे कोई भी इंटरेक्शन होना है, जैसे मैंने फेसबुक पे आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है, फॉर एग्जांपल आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है, तो इसके लिए आपको क्या सीक्वेंस, क्या फंक्शन, सबसे पहले आपका अकाउंट होना जरूरी है। अगर अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो साइन अप करना है। अगर अकाउंट बनाया हुआ है तो आपने साइन इन करना है, साइन इन करके आपने होम पेज पे जाना है, आपने सर्च पे क्लिक करना है, आपने वो पर्सन को सर्च करना है, फिर आपने ऐड फ्रेंड पे क्लिक करना है, सो ऑन। तो जो जो एक्टिविटीज आपने जिस सीक्वेंस पे परफॉर्म करनी है वो दिखाई जाती है सीक्वेंस डायग्राम में। एलेबोरेशन स्टेज में हम दो तरह का एनालिसिस करते हैं, जब रिक्वायरमेंट इलिसिट करके हम ले आए हैं। एक है स्ट्रक्चरल एनालिसिस, दूसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। स्ट्रक्चरल एनालिसिस में डाटा के फ्लो को देखा जाता है, डाटा कौन सी इनपुट्स हैं, कौन सी आउटपुट हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में तीन तरह की मॉडलिंग होती है, सिनेरियो बेस्ड, क्लास बेस्ड एंड बिहेवियर मॉडलिंग। सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग जो है वो डिफरेंट सिनेरियोज को दिखाया जाएगा, लाइक आपका सिस्टम से एक्टर्स का सिस्टम से इंटरेक्शन, यूज केस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, स्विम लेन डायग्राम आएगी। क्लास बेस्ड मॉडलिंग में क्लासेस आप बनाते हैं, सीआरसी कार्ड्स बनते हैं, कोलैबोरेटिव डायग्राम। उसके अलावा बिहेवियर मॉडलिंग में आप स्टेट और सीक्वेंस डायग्राम बनाते हैं। ये आपको इनकी थोड़ी सी लाइट लाइट डिटेल मिल जाएगी कि क्लास सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग में क्या होता है, क्लास बेस्ड में क्या होता है, बिहेवियर में क्या होता है, फ्लो ओरिएंटेड में क्या होता है। ये चीजें जहाँ तक आपको ये सारी जो डायग्राम्स हैं, हम सेपरेट हर डायग्राम के ऊपर सेपरेट सेपरेट लेक्चर लेंगे, जिसमें जैसे एक यूज केस डायग्राम पे हमारा सेपरेट लेक्चर होगा, क्लास डायग्राम पे सेपरेट लेक्चर होगा, एक्टिविटी डायग्राम का सेपरेट, ये सोन हमारे सेपरेट लेक्चर्स होंगे। अभी जस्ट हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं होता क्या है। अब ये है सिनेरियो, ये चार तरह की मॉडलिंग होती है। हम सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग स्टार्ट करते हैं आज। सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग का क्या मतलब है, जैसे डिफरेंट सिनेरियोज आपको यूजर ने दिए हैं, यूजर ने सिस्टम से इंटरेक्शन के लिए आपको रिक्वायरमेंट दी है, आपने उसको मॉडल करना है। सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग के अंदर आप क्या करते हो, जैसे ये लास्ट में हमने क्या देखा था, यूज केस टेक्स्ट होता है, यूज केस डायग्राम्स होती हैं, एक्टिविटी डायग्राम और स्विम लेन डायग्राम, ये चार चीजें सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग में यूज करती हैं। टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट से हम डायग्राम बनाते हैं। पहले अब डायग्राम कैसे बनती है, यूज केस डायग्राम। स्टेप वन, आपने डिफाइन करना है एक्टर को। कोई भी यूज केस बनाने का पहला स्टेप क्या है, आपने एक्टर डिफाइन करना है। एक्टर कौन कौन है सिस्टम के, किन सिस्टम के से किन किन लोगों ने इंटरेक्ट करना है। अब एक्टर क्या होता है, अगर मैं कहूँ कि डिफाइन करें कि एक्टर होता क्या है, एक्टर्स आर पीपल, लोग, ह्यूमन बीइंग, जिन्होंने बाहर से सिस्टम को यूज करना है। यूजर्स कोई भी हो सकते हैं, डिवाइसेस, कोई भी डिवाइस जो होती है वो भी एक्टर हो सकती है, जरूरी नहीं एक्टर एक ह्यूमन ही होता है। डिवाइस कैसे, फॉर एग्जांपल मैं अटेंडेंस के सिस्टम को ऑटोमेट कर रही हूँ, तो बायोमेट्रिक डिवाइस जो है वो इनपुट इनपुट दे रही है अटेंडेंस के सिस्टम को, तो वो एक बाहर से सिस्टम से इंटरेक्ट कर रही है। और ये कोई फाइनेंस सिस्टम जो है वो इससे अटेंडेंस एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ले रहा है आउटपुट, तो वो फाइनेंस का सिस्टम सिस्टम के बाहर से, आपकी बाउंड्री के बाहर से इंटरेक्ट कर रहा है। जो भी चीज एक सिस्टम के साथ सिस्टम के बाहर से इंटरेक्ट करेगी वो एक एक्टर कहलाएगी। अब वो एक्टर क्या होता है, जो यूजर होता है, जो ह्यूमन बीइंग वो भी हो सकता है। इसके अलावा एक्टर जो होता है वो कोई मशीन भी हो सकती है, कोई डिवाइस हो सकती है, या कोई और सॉफ्टवेयर हो सकता है जो कि सिस्टम के बाहर से सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। Actors are people, device, or other system that use the system or product with the context of function and behavior that is to be described. कोई भी ह्यूमन बीइंग, कोई डिवाइस, कोई मशीन, कोई सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम से सिस्टम की बाउंड्री के बाहर से इंटरेक्ट करता है वो एक्टर कहलाता है। पहला स्टेप हमारा क्या होता है, किसी भी यूज केस को बनाने के लिए हमने एक्टर डिफाइन करने हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ एलएमएस सिस्टम की, तो एलएमएस सिस्टम जो है हमारा, उसके एक्टर्स मैं कहती हूँ बताएं कौन कौन हो सकते हैं, तो क्या बताएंगे, स्टूडेंट्स होंगे और टीचर्स होंगे, फैकल्टी में टीचर आ जाए, और कौन एक्टर होगा।
LMS को कोई मैनेज भी कर रहा होगा, आपके पासवर्ड गुम हो जाते हैं, आप IPC में वो जाते हैं कि हमारा पासवर्ड नहीं मिल रहा। और किसी अगर 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 हम कोई भी चीज की बात करते हैं, अगर हम फेसबुक को अपडेट कर रहे हैं तो एक्टर्स कौन होंगे? फेसबुक को अपडेट कर रहे हैं, एक वेबसाइट बना रहे हैं, फेसबुक जो है वो पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट तरह की होनी चाहिए। हमने फॉर एग्जांपल कहा है हम फेसबुक को अपडेट कर रहे हैं अपने कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से, अब उसमें एक्टर कौन होंगे? हम्म, इसके नीचे ये 6 डस्टबिन बिन। आप ATM से पैसे निकलवाते हो, इस केस में कौन एक्टर होता है? इस ATM मशीन है एक, वो प्रोसेस सारा जो है उसमें अगर आप यूज केस डायग्राम बना रहे हो ATM के लिए, तो उस केस में एक्टर कौन कौन होंगे? जल्दी से सोच के बताएं। एक्टर क्या होता है? कोई भी इंसान, कोई डिवाइस, कोई भी चीज जो सिस्टम के बाहर से इंटरेक्ट कर रही होती है। यूजर होगा, बैंक होगा, क्योंकि आपके जब अकाउंट के अंदर से पैसे निकलते हैं तो वो साथ ही अपडेट हो जाते हैं ना, इतने पैसे कम हो गए हैं, यहाँ पे ऐड करवाते हो तो उतने पैसे ऐड हो जाते हैं, तो बैंक होगा। और टेक्नीशियन, कोई बंदा भी इन्वॉल्व होगा जो कि वो इंटरेक्ट कर रहा है, लाइक पैसे खत्म हो जाते हैं तो कोई बंदा उनका आके डिपॉजिट कर रहा होता है ना, उसमें डाल रहा होता है ATM मशीन में, तो वो जो उनका स्टाफ का बंदा होता है जो कि वो एक बैंक, वो बैंकर पर्सन है। एक बैंक जो है जो ऐप, जैसे मैंने कहा है कि एक्टर कौन कौन हो सकता है, ह्यूमन बीइंग हो सकता है, कोई और सॉफ्टवेयर हो सकता है। ये जो बैंक की अपडेशन होती है वो किसी और सॉफ्टवेयर से हो रही होगी ना, तो पैसे इंसर्ट करने वाला जो होगा वो टेक्निकल स्टाफ होगा, उसी टेक्निकल स्टाफ से भी हम कोई हेल्प ले सकते हैं, या वो पैसे इंसर्ट करेगा या कुछ और काम कर रहा है, तो वो भी इंटरेक्ट कर रहा है। वो एक सॉफ्टवेयर जो बैंकिंग के सारे सिस्टम को चला रहा है, जो अपडेशन बैलेंस विदड्रॉ करने पे अपडेट कर रहा है, बैलेंस ऐड करने पे अपडेट कर रहा है, ये सारी चीजें कर रहा है, वो एक सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर भी इंटरेक्ट कर रहा है, वो पर्सन भी कर रहा है, यूजर भी कर रहा है, तो ये सारे एक्टर्स होंगे। अच्छा, पहला स्टेप हो गया एक्टर्स आइडेंटिफाई करने का। सेकंड स्टेप है हमारा यूज केसेस बनाना। यूज केसेस क्या होते हैं? आपने डायग्राम देखी हुई है, यूज केस डायग्राम, जिसमें एक्टर्स बाहर बनते हैं, एक बाउंड्री बनती है और उसके अंदर ओवल बने होते हैं, उन ओवल्स को यूज केस कहा जाता है। असल में यूज केस क्या होते हैं? एक एक्टर ये कर सकता है, एक एक्टर फॉर एग्जांपल बाहर एक फीचर अपलोड कर सकता है असाइनमेंट, तो अपलोड असाइनमेंट एक यूज केस बन जाएगा, अपलोड। सेम इसी तरह से, तो यूज केस सबसे पहला स्टेप क्या है? किसी भी सिस्टम के एक्टर्स डिफाइन करना, एक्टर्स कौन होते हैं जो सिस्टम के बाहर से इंटरेक्ट करते हैं। सेकंड स्टेप कि वो एक्टर क्या काम परफॉर्म कर सकते हैं। हर हर एक्टर, आपने तीन फॉर एग्जांपल अगर तीन, वो बैंक के सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर फिर है, दूसरा उसके अलावा क्या है, यूजर है। अब अगर तीन एक्टर्स आपने डिफाइन किए, तीनों एक्टर्स का इंटरेक्शन क्या क्या होता है, ये क्या काम परफॉर्म कर सकते हैं, उसको हम ओवल्स में लिखते जाते हैं कि ये क्या काम परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक डायग्राम शो हो रही है, ये आपके प्रेसमैन की बुक से ली हुई है। वहां पे होम ओनर की एग्जांपल, ये होम सिक्योरिटी सिस्टम बनाएंगे, पूरी बुक में ये इसी एग्जांपल को लेके चल रहे हैं होम सिक्योरिटी सिस्टम बनाने की। तो इस एग्जांपल में से मैं होम सिक्योरिटी सिस्टम बना रहे हैं, उसमें सेफ होम सिक्योरिटी सिस्टम है। इसके अंदर एक्टर्स कौन कौन से हैं? यहाँ पे देखें, ये कैमरा एक एक्टर है, ये वाला कैमरा एक एक्टर है, और ये होम ओनर है एक एक्टर है। हो अब देखना है हम कौन से एक्टर एक्टर क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं, वो यूज केसेस होते हैं। होम ओनर क्या कर सकता है? कैमरा एक्सेस कर सकता है वाई इंटरनेट एक्सेस कैमरा। होम ओनर क्या कर सकता है? कॉन्फ़िगर कर सकता है कैमरा को,
और इसके अलावा होमओनर क्या कर सकता है, अलार्म सेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल वो सेट कर दे कि अगर आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड इस नंबर पे कॉल कर दो, या अगर कोई बंदा एंटर होता है घर के अंदर, जंप करता है, तो फॉर एग्जांपल इस नंबर पे कॉल कर दो, या कुछ सिक्योरिटी मेजर जो भी उसने लगाने हैं। तो वो इस तरह से होमओनर ये फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। वो कैमरा को देख सकता है। फॉर एग्जांपल वो पाकिस्तान में नहीं रहता, वो किसी जहाँ पे उसका घर है वो देखना चाहता है, मॉनिटर करना चाहता है, उसने डिफरेंट जगह पे कैमरा लगाए हैं। एक आपने फ्रंट डोर पे कैमरा है, एक बैक यार्ड में कैमरा लगाया हुआ है, रूम में कैमरा लगाया हुआ है, डिफरेंट जगह पे। अब आप कैमरा बाहर जिस जगह पे भी हो वहां पे आप कैमरा एक्सेस कर सको इंटरनेट के थ्रू, कि करंटली देख सको कि आपके घर में क्या हो रहा है। दूसरा क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हो, फॉर एग्जांपल कि अगर कोई अलार्म वो हुआ है, कोई बंदा एंटर हुआ है तो किस नंबर पे कॉल करनी है, अगर कोई आग लग गई है तो क्या करना है। तो इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन आप सेट कर सको। उसके अलावा होम ओनर क्या है, अलार्म सेट कर सकता है। और कैमरा जो है वो थ्रू कैमरा का इंटरेक्शन भी सिस्टम से होता है। जो आपके कैमरा लगे हुए हैं वो तो हार्डवेयर है, वो सिस्टम के बाहर से इंटरेक्ट कर रही है। एक हार्डवेयर जो है उसका इंटरेक्शन क्या है सिस्टम के साथ, वो एक्सेस, आप उस कैमरास को आपका सिस्टम एक्सेस करेगा इंटरनेट के थ्रू। कैमरास की जैसे कोई कोई जंप करता है तो आप क्या करते हो, आप कैमरा को बैक मूव करके देखते हो, फॉरवर्ड मूव करके देखते हो, या उसकी डायरेक्शन चेंज करके देखते हो। इस तरह से सिंपल यूज केस का मतलब ये होता है, आप सिस्टम के एक्टर, पहला स्टेप एक्टर डिफाइन किए, उसके बाद दूसरा स्टेप वो एक्टर क्या परफॉर्म कर सकते हैं ये डिफाइन किया, उसके बाद आपने एक्टर्स को सिस्टम के बाहर लिख देना है, एक बाउंड्री बनानी है डिब्बे की तरह, जैसे ये बनी हुई है ये बाउंड्री बना ली, उसके अंदर जो है ओवल शेप में आपने वो एक्टर्स जो परफॉर्म कर सकते हैं वो लिख देना है। अल्टरनेट एक्शन, अब यहाँ पे पॉइंट आता है, इसको हम एक्टिविटी डायग्राम नेक्स्ट वाली स्लाइड पहले कर लें। अल्टरनेट एक्शन में क्या होता है कि अगर इसके अलावा क्या क्या हो सकता है, क्या एक्टर कुछ और अदर एक्शन भी ले सकता है। इज इट पॉसिबल दैट द एक्टर विल एनकाउंटर सम एरर कंडीशन, इज इट पॉसिबल दैट द एक्टर विल एनकाउंटर बिहेवियर इन्वोक बाय सम इवेंट। तो ये चीजें जो जब आती हैं तो हम आगे एक्टिविटी डायग्राम बनाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन कॉमनली आंसर्ड बाय यूज केस। यूज केस क्या होता है, कैसे बनाते हैं, ये हमने देख लिया। यूज केस किन किन क्वेश्चन के आंसर देता है। आपने अगर यूज केस बना लिया तो आपको क्या क्या चीजें पता होंगी। हु इज द प्राइमरी एक्टर, प्राइमरी एक्टर कौन है, हु इज द प्राइमरी एक्टर, हु इज द सेकेंडरी एक्टर। प्राइमरी एक्टर कौन होगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि अगर मैं बात करती हूँ, आप एक होटल में जाते हो, आपने खाना ऑर्डर किया, आप प्राइमरी एक्टर हो, आपने इनिशिएट किया, एक प्रोसेस स्टार्ट किया है, आप प्राइमरी एक्टर हो। आपका खाना ऑर्डर करने के बाद और लोग भी बीच में इन्वॉल्व हो गए हैं, एक्टर और भी इन्वॉल्व हो गए हैं। जैसे पीछे शेफ होगा कोई जो बनाने लग जाएगा, एक होगा जो आपको प्लेट्स ला के रख देगा टेबल पे। तो और लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं इस प्रोसेस के अंदर। तो जिस बंदे ने प्रोसेस को इनिशिएट किया है, जिस एक्टर ने प्रोसेस इनिशिएट किया है, वो एक्टर प्राइमरी एक्टर होता है। और जो एक प्रोसेस होते हुए और एक्टर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो सेकेंडरी एक्टर होते हैं। तो आपका यूज केस जो है, आप किन किन क्वेश्चन के आंसर करता है, प्राइमरी एक्टर कौन से हैं, सेकेंडरी एक्टर कौन से हैं, व्हाट आर द एक्टर्स गोल, एक्टर का गोल क्या है। फॉर एग्जांपल यूज केस डायग्राम में साफ पता चल जाता है ये एक्टर क्या परफॉर्म करना चाहता है, उसका मकसद क्या है। फॉर एग्जांपल अपलोड स्लाइड करना उसका मकसद है, अटेंडेंस मार्क करना मकसद है, अटेंडेंस व्यू करना मकसद है, क्या है, वो सारी चीजें आपको देख के पता चल जाती हैं। बट प्री कंडीशन शुड एग्जिस्ट बिफोर द सिनेरियो बिगिंस। एक यूज केस को ये भी बताना चाहिए कि एक प्री कंडीशन क्या होती हैं, एक काम को परफॉर्म करने से पहले आप क्या क्या, एक अच्छे यूज केस में ये होना चाहिए कि एक काम को परफॉर्म, जैसे आपकी प्री रेक्विजिट्स होते हैं, एक कोर्स को पढ़ने से पहले आपका ये कोर्स पढ़ा हुआ जरूरी होना चाहिए। ऐसे ही एक काम को परफॉर्म करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आपका आपने असाइनमेंट सबमिट करवानी है, एक स्टूडेंट ने एलएमएस पे असाइनमेंट सबमिट करवानी है, तो एक्टर स्टूडेंट होगा, सबमिट असाइनमेंट जो होगा वो यूज केस होगा, और प्री रेक्विजिट क्या होगा, उसका अकाउंट होना जरूरी है और अकाउंट में वो लॉग इन हो।
आपके पास आईडी और पासवर्ड होगा, आप लॉगिन होंगे तभी आप सबमिट करवा सकते हैं, या आप उस कोर्स में एनरोल होंगे तभी आप सबमिट करवा सकते हैं। अगर आप एनरोल नहीं है तो आप नहीं सबमिट करवा सकते। उसके बाद व्हाट मेन टास्क और फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय द एक्टर। एक्टर ने क्या टास्क, एक एक्टर क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकता है, यूज केस ये बताता है। व्हाट एक्सेप्शन माइट बी कंसीडर्ड एज द सिनेरियो इज डिस्क्राइब। जब सिनेरियो आपका स्टार्ट होता है तो कौन कौन सी एक्सेप्शन एग्जिस्ट कर सकती हैं, इसके अलावा कौन कौन सी कंडीशन एग्जिस्ट कर सकती हैं। व्हाट वेरिएशन इन द एक्टर्स इंटरेक्शंस आर पॉसिबल। एक्टर्स की इंटरेक्शन कौन कौन सी वेरिएशन एग्जिस्ट करती हैं। What system information will the actor acquire, produce or change? What information does the actor desires from the system? Actor को system से क्या information चाहिए? Does the actor wish to inform about the expected changes? अगर कोई system में changes होती हैं तो क्या actor wish कर रहा है कि उसको ये change चाहिए? अच्छा, ये अगर आपके यूज केस ये सारी चीजें होती हैं तो वो एक बहुत अच्छा वेल इन्फॉर्म्ड और बहुत बेस्ट क्या होता है, ऑप्टिमल परफेक्ट यूज केस है। इसके अलावा भी अगर आपका यूज केस ये सारी चीजें बताता है, इसके अलावा अगर हमारा मेनली हम बहुत से सिंपल यूज केस हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, हम सिर्फ हमारा यूज केस क्या होता है, एक्टर्स होते हैं, एक्टर उसके अलावा यूज केसेस होते हैं। यूज केस का क्या मतलब है, जो वो फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। एक्टर का सिस्टम से इंस्ट्रक्शन शो कर देते हैं। इसमें एक्टर, यूज केसेस, बाउंड्री और सिस्टम का इंटरेक्शन वो शो कर दिया होता है। इसके अलावा प्री कंडीशन भी हो सकती है। प्री कंडीशन कैसे होती हैं, जो हम इंक्लूड और एक्सटेंड करके करते हैं। हम इस पे यूज केस डायग्राम पे कंप्लीट लेक्चर फिर लेंगे, इसमें आपको डिटेल में ये डायग्राम करवाई जाएगी डिफरेंट सिनेरियोज पे डिफरेंट एग्जांपल लेके, जिसमें हम आपको बताएंगे कि यूज केस कैसे बनता है, क्या प्री कंडीशंस होती हैं, इंक्लूड और एक्सटेंड कैसे ऐड किया जाता है, ये सारी चीजों को हम उसमें देख लेंगे कि ये कैसे इम्प्लीमेंट होती है। जहां तक कोई मसला मैम कोई मसला नहीं है, बस कर दिया बहुत ज्यादा। मम्मी ओके मैम, बस कर दें, अब बहुत ज्यादा हो गया। 2 कोई इशू है तो पूछ ओवरलोडेड हो सकते हैं। गया। ये सबसे रहते हैं लेक्चर जब यूट्यूब से देखेंगे। बेटा आपने माइक ऑफ कर दें। बेटा कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आप जा सकते हो।